नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी गुरुकुल। आज के इस वीडियो के माध्यम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रोसेस है उसको हम बिल्कुल डिटेल्ड वे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर किस प्रकार हम काउंसलिंग को कराएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, किस स्टेप में हमें क्या करना है, कब फ़ीस पेमेंट होगी, कब एडमिशन का लेटर आएगा। पूरी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर समझ लीजिए और इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगी, ऐसा मेरा पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है। तो चलिए, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि दिशा निर्देश क्या है जो विश्वविद्यालय ने जारी किया है। सबसे पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे काउंसलिंग के लिए, सो उससे पहले आप जो गाइडलाइंस दी हुई हैं, जितने दिशा निर्देश दिए हुए हैं आपको, उसको पहले आप पढ़ लीजिए। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, आप अपने रोल नंबर को फिल करेंगे और डेट ऑफ बर्थ को फिल करके आप अपने जो एलिजिबिलिटी है उसको आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, सबसे ज़रूरी आपकी क्या है, रोल नंबर फिल करके ही आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर पाएंगे। वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, बस जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइंस है, उसको मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने उस प्रवेश पत्र की संख्या और डेट ऑफ बर्थ डाल के उसके बाद आपको एक डैशबोर्ड ओपन होगा। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप उसको देखिएगा। उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की पहले बात कर लेता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको हाई स्कूल का अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों रेडी रखना है। जो भी बोर्ड हो, अगर आपके जैसे यूपी बोर्ड है वहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही होता है, तो आपको एक ही अपलोड करना है दोनों सेक्शन में, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए, जो भी इक्विवेलेंट है, आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। सेम केस यहाँ भी है, अगर आपका मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट सेम यानी एक ही डॉक्यूमेंट में है तो वही डॉक्यूमेंट आपको दो बार अलग अलग सेक्शन में अपलोड करना होगा। टीसी आपका होना चाहिए। उसके बाद आप जो अगर पीजी कोर्सेज़ या लॉ कोर्सेज़ के लिए हैं तो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, मार्कशीट। उसके बाद एलएलएम के लिए हैं तो लॉ का जो ग्रेजुएशन मार्कशीट है। एंटी रैगिंग प्रोफार्मा, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप प्लीज़ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप विजिट कर लीजिएगा। गैप ईयर के लिए हैं, इसका भी अगर आप गैप ईयर हैं 1 साल 2 साल जितना भी गैप है आपका, उसके लिए एक एनेक्सर है, एनेक्सर 4, उसको भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगा। आधार कार्ड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स के, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, या आप ऑप्शनल कह लीजिए, जो आपको उचित लगे। जैसे देखिए, अगर आप SC ST या OBC या EWS कैटेगरी कोई भी क्लेम करते हैं तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट देना ही देना होगा, आप सभी जानते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो उसके लिए आपको अपना सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे अपलोड करना होगा। NCC कोई कैटेगरी क्लेम करते हैं, जैसे B सर्टिफिकेट है, A सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए भी आपको अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना होगा। और कोई एडिशनल अगर आपके पास जो भी कैटेगरी है या उसको आप उसमें सीट क्लेम करते हैं तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करना होंगे, जिससे कि आप प्रूव कर सके कि हाँ, मैं उस कैटेगरी को क्लेम कर सकता हूँ, मैं वैलिड हूँ, मैं एक रीज़नेबल तरीके से उस कैटेगरी को क्लेम कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एनेक्सर जो होते हैं, हमारा नॉन क्रिमिनल का है OBC में, EWS का है, फिर एंटी रैगिंग फॉर्म है, फिर अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर। इन चारों डॉक्यूमेंट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये सब चीज़ें, यानी इतने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखेंगे अपने पास, उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप विज़िट करिए, किस वेबसाइट पर विज़िट करेंगे, aupravesh2020.com पे। आप ecounseling.in पे भी विज़िट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इस वेबसाइट पर विज़िट करेंगे तो आपको सहूलियत होगी। देखिए, इस वेबसाइट पे आप जैसे ही विज़िट करेंगे उसके बाद कुछ ऐसा आपको पेज दिखेगा। ऐसे इंटरफेस में आपको एक छोटा सा लिंक दिख रहा होगा, काउंसलिंग लिंक, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, बिल्कुल एक थोड़ा सा कलरफुल इंटरफेस और एक अट्रैक्टिव इंटरफेस आपको दिख रहा है। आज की काउंसलिंग की जो अपडेट थी वो शिबू मैम ने आपको ऑलरेडी दे दिया हो, तो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये 30 तारीख का अपडेट आप देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए, जब आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा तो यहाँ पे आपकी क्या है, काउंसलिंग की गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन आप जाके पढ़ सकते हैं। टर्म एंड कंडीशंस है, यहाँ पे पॉलिसीज़ है कि रिफ़ंड होगा फ़ीस या नहीं होगा। एक बार आप फ़ीस सबमिट कर देंगे तो वो रिफंडेबल फ़ीस नहीं होती, इस पॉलिसी को मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है वो आप समझ लीजिए।
एक चीज़ और है, टेक्निकल हेल्पलाइन के लिए आप इस नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं और ये 11 बजे से 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, ऑफिशियल टाइम है ये। देखिए हमारा स्टेप 1 यहाँ पे आता है, हम यहाँ पे रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए जैसे ही हम इस बड़े से पोर्टल पे जो हमारा एक सेक्शन दिख रहा है रजिस्टर योरसेल्फ, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ हमें ऐसा एक इंटरफेस खुल के दिखेगा। इस इंटरफेस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपना रोल नंबर डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना रोल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद हम अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे। तो वो मैं आपको कुछ इस प्रकार दिखाता हूँ। देखिए इसमें मैंने एक कैंडिडेट का, जो कि मेरे मित्र हैं, उनका मैंने अपना रोल नंबर डाला है। उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी मैंने चेक की है सबसे पहले। उसके बाद देखिए जैसे ही उनकी एलिजिबिलिटी चेक हो गई है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैंने क्लिक किया है, चेक किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका रोल नंबर दिख रहा है, नेम है, मदर्स नेम, बाकी सब आपके डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएंगी। आपका जो मार्क्स है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। आपको 2 चीज़ फिल करना होगा। कौन सी? एक होगा आपका मीडियम, कि आप हिंदी के लिए जाएंगे या इंग्लिश के लिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप अपना फिल करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड में, बिल्कुल जो बॉटम साइड है उसमें राइट में आपको दिख रहा है रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो है वो बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना होगा आपको, आपका जो रोल नंबर है, ठीक है, एक बार ध्यान से समझिए इसको, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। आपका जो ये रोल नंबर है और जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, यही आपका लॉगिन आईडी होगी। लॉगिन आईडी क्या होगी आपकी, जो यूज़र आईडी होगी वो आपका रोल नंबर होगा, पासवर्ड क्या होगा आपका, डेट ऑफ बर्थ होगा। इसको ध्यानपूर्वक दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जो दूसरा स्टेप हमारा आ रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ई काउंसलिंग करके। यहाँ पे अपना यूज़र नेम में आपको क्या डालना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। रोल नंबर आप फिल करेंगे, पासवर्ड में क्या फिल करेंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ फिल करते हुए आप कोई भी स्लैश नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी भी कैंडिडेट का अगर डेट ऑफ बर्थ 31/07/2003, मान लीजिए 31 जुलाई 2003 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 31/07/2003, उसमें कोई स्लैश नहीं लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे इसके बाद क्या करेंगे, साइन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए उसके बाद हमें हमारा डैशबोर्ड ओपन होगा। ये क्या है, स्टूडेंट डैशबोर्ड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया रहेगा, नेम दिया रहेगा, फादर्स नेम, और उसके बाद आपका कौन सा कोर्स है। यहाँ मैंने बीकॉम कोर्स के लिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन देखिए ये काउंसलिंग की प्रोसेस पूरी की पूरी यही होगी। थोड़े बहुत जो चेंजेस रहेंगे उनको मैं पर्सनली आपको बता दूंगा वीडियोज़ के माध्यम से, बट जो एक पूरा मतलब क्राइटेरिया है नियर अबाउट, वो सभी कोर्सेज़ की काउंसलिंग के लिए इसी प्रकार रहेगी। देखिए यहाँ पे आपको मीडियम दिख रहा है, मार्क्स दिख रहा है आपका। अब देखिए ये पोर्टल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यहाँ पे आपको 4 बड़े बड़े आइकन दिख रहे हैं। चेंज पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अवेलेबल चॉइसेस, स्टेटस, ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। उसके बाद हम सबसे पहले कहाँ आएंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आएंगे। ठीक है, पहला प्रोसेस हमारा होगा, हम जैसे ही अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आएंगे वहाँ हम क्लिक हियर पे अपना क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमको कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल के दिखेगा। ये इंटरफेस बड़ा होगा, मैं आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो आ रहा है, वहाँ पे अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का आप अपना मार्क्स, ग्रेड, ईयर ऑफ पासिंग, जो कुछ भी डिटेल्स आपको वहाँ मांगा जा रहा है, उसको ध्यानपूर्वक बिल्कुल विधिवत अच्छे तरीके से भरिएगा, कोई उसमें गलती ना होने पाए। उसके बाद हम बताते हैं। देखिए उसके बाद जस्ट नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में नीचे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब इस इंटरफेस में क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो PDF, JPEG और JPG फाइल में होना चाहिए, और वो 1 MB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं कौन सा सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, उस पर स्टार्ट लगा हुआ है, आप इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। जो ये हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर मान लीजिए आपका हाई स्कूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही है, तो आप दोनों सेक्शन को अपलोड तो करेंगे, लेकिन एक ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक को अपलोड, मार्कशीट को अपलोड कर देंगे, सर्टिफिकेट को छोड़ देंगे, ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक है, अब सेम चीज़ वही इंटरमीडिएट में भी लागू होती है। आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर सेम है तो सेम एक ही डॉक्यूमेंट जो है दोनों जगह पे आप अपलोड करेंगे।
इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी एडमिशन रुक सकती है। एडमिशन में प्रॉब्लम होगी, रुकेगी तो नहीं, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से गलती क्यों करें? आप जानबूझ के गलती करना कोई एक बहुत बढ़िया बात तो है नहीं, एक बढ़िया जेस्चर तो होता नहीं है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए, आप यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये अपलोड करेंगे। ये मैंडेटरी नहीं है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट हुआ आपका, एफिडेविट फॉर प्राइवेट कैंडिडेट, आपने अगर प्राइवेटली 10th 12th पास किया है तो उसके लिए है ये आपका। क्या आप अंडरटेकिंग दे दीजिए कि हाँ हम प्राइवेट कैंडिडेट रहे हुए हैं। उसके बाद फिर अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर, आप अगर गैप ईयर लिए हैं तो उसके लिए अंडरटेकिंग है। ये सब डॉक्यूमेंट जो एंटी रैगिंग फॉर्म है आपका, कास्ट सर्टिफिकेट, ये जहाँ पे एप्लीकेबल है उन्हीं को अपलोड करना है, सबको अपलोड नहीं करना है। आप इतने समझदार हैं और खुद समझ भी रहे होंगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। और एक चीज़ और है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करिएगा और ध्यान रहे कि चीज़ें जो है वो क्लियर रहें। ऐसा ना हो कि विजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम आए, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से जो भी प्रोफेसर्स हैं या जो भी लोग वेरीफाई करेंगे वो ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो ऐसा हो कि उनको दिखाई दे वो विजिबल डॉक्यूमेंट्स हो। उसके बाद देखिए हम आगे आते हैं। हमारा एक और सेक्शन है, मतलब उसके जस्ट नीचे ही ये सेक्शन है EWS का। अगर आप EWS क्लेम करते हैं तो आप EWS अपलोड करेंगे। NCC क्लेम करते हैं तो NCC का भी जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, अपना आधार नंबर डाल दीजिए। ये भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप उसको अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पे फिल कर सकते हैं। आधार को अपलोड कर दीजिए, उसका जो भी फ़ोटोकॉपी है, या फिर उसको स्कैन करके। अगर कोई एडिशनल है, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय वार्ड है या फिर कुछ और है, PC है, या फिर कुछ भी जो भी कैटेगरीज़ है आपकी, अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है आपके पास जो आप उचित समझते हैं कि हाँ एडमिशन के लिए हमारा उचित है, गाइडलाइन में दिया हुआ है, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल आपको ऑप्शन क्या आएगा आपके लिए, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल राइट साइड में आपको दिख रहा है। अपलोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद के प्रोसेस को आप समझ लीजिए। उसके बाद आपके पास तीसरा इंटरफेस दिख रहा है, कौन सा, जो तीसरा आइकन दिख रहा था वो था अवेलेबल चॉइसेस का। आप जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे आपको ये चीज़ें दिखने लगेंगी। देखिए यहाँ पे आपको कोई प्रेफरेंस पे क्लिक नहीं करना है, या फिर आपको प्रेफरेंस ऑप्ट नहीं करना है। स्पेशली जो BCom कोर्स है उसमें कोई भी प्रेफरेंस आपको ऑप्ट नहीं करना है। BA और BSc कोर्स में जो है आपके लिए प्रेफरेंस ऑप्ट करने के लिए, कॉम्बिनेशन ऑप्ट करने के लिए आपको ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा। आप चुन सकते हैं कि हमें ये विषय पढ़ना है, हमारी प्राथमिकता इस विषय पढ़ने में है, हम इस विषय को मतलब पढ़ना चाहते हैं। आपकी क्या प्राथमिकता है, कौन से प्रथम पे है, कौन से द्वितीय पे है, ऐसे आप रख सकते हैं। लेकिन BCom कोर्सेज में ऐसे कोई प्राथमिकता रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे अवेलेबल चॉइसेस में आपको सीट्स दिखा रहा है कि कॉमर्स में कितनी सीटें हैं। टोटल सीट है 293, 293 सीटें हैं। OBC के लिए 195 हैं। और यहाँ पे आपको SC के लिए, ठीक है, SC के लिए कितनी सीटें हैं, 108, और ST के लिए 94, और EWS के लिए 72। पूरी ये सीट्स हैं, यानी जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 293, 195 सीट OBC वर्ग के लिए, SC के लिए 108 और ST वर्ग के लिए 54, और EWS जो 10% आरक्षण जो हाल ही में लागू हुआ है 1 वर्ष पहले, उसके लिए 72 सीट्स। तो ये कुल सीट का पूरा ब्यौरा है, पूरा डिटेल्स है। आप इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए जो लोग BCom में काउंसलिंग करा रहे हैं। और ये वीडियो सभी के लिए, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, क्योंकि यही प्रोसेस सब में फॉलो होगा नियर अबाउट। बस थोड़ी सी चेंज आएगी प्रेफरेंस एंट्री में, तो वहाँ पर ध्यानपूर्वक आप ध्यान से समझ लेंगे कौन सा प्रेफरेंस आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सब चीज़ों को आप स्वयं समझ के फिल कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर टेलीग्राम पर हम आपसे संपर्क कर लेंगे कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद देखिए अब हम आगे आते हैं। लास्ट में सब कुछ हो गया हमारा, लास्ट आइकन बचता है हमारे पास कि स्टेटस क्या है। आखिर भाई हम काउंसलिंग करा रहे हैं तो हमारा स्टेटस भी तो कुछ होना चाहिए। देखिए स्टेटस में क्या हमारा रहेगा, जैसे ही हम बिल्कुल साइड में एक हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर स्टेटस ही आपको कहाँ पे दिखेगा। आप जस्ट इसको देख लीजिए, उसके बाद चीज़ों को समझ जाइए। आप देखिए ये जो लास्ट आइकन दिख रहा है आपको, ये स्टेटस का है, ठीक है। तो आप जैसे ही स्टेटस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन क्लिक कर चुके हैं, आप अगर पासवर्ड चेंज किए तो वहाँ पे भी टिक दिखाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया वो सब चीज़ें आपको दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद समझिए सीट अलॉटमेंट भी आपको सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। पेमेंट ऑप्शन क्या है, पेमेंट किया आपने नहीं किया, सीट लॉक हुई नहीं हुई, एडमिट कार्ड आया नहीं आया, प्रिंट आपने किया या नहीं किया, फिर जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो आपको इस सेक्शन में आपको दिखेगा। आप उस पर व्यू पे क्लिक करके देख पाएंगे कि हाँ हमने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं किया है। तो ये थी पूरी प्रोसेस, कैसे क्या करना है आपको। अब स्टेटस देखने के बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आपको पेमेंट कब करना है। इन सब चीज़ों को भी आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। आपके अंदर जिज्ञासा आ रही होगी कि आखिर पेमेंट हम कब करेंगे। तो देखिए आपको पेमेंट कब करना है मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले क्या होगा, इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल जब समझ जाएंगे तो आपको जो है अपने जो स्टेटस है उसको चेक करते रहना है कि आखिर हमारे जो डैशबोर्ड है उसमें जो स्टेटस है उसमें क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है नहीं। देखिए आपका 9th पॉइंट आप ध्यानपूर्वक समझ जाइए इसको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सीट आवंटन की पुष्टि के बाद उम्मीदवार को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर भुगतान पेमेंट लिंक के माध्यम से अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा। आप अपने स्टेटस को चेक करते रहिएगा। जब भी आपके पास पेमेंट का लिंक आए, पेमेंट का ऑप्शन आए, आपसे जितनी फ़ीस कही जाए, जितनी फ़ीस वहाँ पे बिल्कुल रहेगी, लिखी हुई होगी, जितना डिमांडेड रहेगा वो आप उसको पेमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप नहीं पेमेंट करते हैं, देखिए साफ साफ बिल्कुल लिखा हुआ है, यदि कोई उम्मीदवार निर्दिष्ट समय से पहले शुल्क जमा करने में विफल रहता है तो उसकी सीट अगले उम्मीदवार को मेरिट के आधार पर आवंटित कर दी जाएगी। तो आप ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। क्यों करेंगे भाई? आपने इतनी मेहनत की एडमिशन पाने के लिए, तो ऐसी भूल मत करिएगा, ठीक है। और देखिए मैं एक चीज़ विशेष बता दूँ, जो प्रेफरेंस और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बात है, जो आपको प्रेफरेंस चूज़ करना है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना है, वो चीज़ें केवल बीए और बीएससी के लिए ही लागू होंगी और कोर्सेज़ के लिए ये सब चीज़ें नहीं लागू होंगी, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या बचता है आपका, जब सफल भुगतान हो जाएगा, यानी कि जो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप 10th पॉइंट में इसको समझ जाइए। सफल शुल्क भुगतान और प्रवेश पुष्टि के बाद उम्मीदवार प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, शुल्क रसीद ऑनलाइन प्रिंट, जो आपका ऑनलाइन पेमेंट किया है आपने उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको मिल जाएगी, ठीक है। शुल्क रसीद, प्रवेश पत्र और मूल टीसी माइग्रेशन पत्ती जमा करने के बाद मूल आईडी कार्ड को प्रॉक्टर कार्यालय से लिया जा सकता है। आईडी कार्ड लेने का समय बाद में बता जाए, मतलब ये बिल्कुल लास्ट का प्रोसेस है। आप इसको देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। लास्ट में आपको क्या करना होगा, आप अपनी जो एडमिट कार्ड आएगी वहाँ पे जनरेट होगी उसको ले लेंगे, जो आपका ऑनलाइन फ़ीस रिसिप्ट है उसको आप प्रिंट करा लेंगे, और जो आपकी ओरिजिनल टीसी एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, यूपी बोर्ड वालों के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगता है, वो जिले से ही प्रति हस्ताक्षरित करा के उनकी टीसी जो वही लगती है। तो आप अपने फ़ीस रिसिप्ट को, एडमिट कार्ड को और जो आपका ये ओरिजिनल टीसी है इसको लेकर के प्रॉक्टर कार्यालय में जाएंगे, प्रॉक्टर ऑफिस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वहाँ उसके बाद आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा। ये कब मिलेगा आईडी कार्ड, इसका समय आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी इन सब चीज़ों को समझने के बाद। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आ सके कि मैं कैसे काउंसलिंग कराऊं, कैसे। बहुत से लोग आज भी परेशान होंगे कि आखिर किस प्रकार काउंसलिंग होगी, क्या नहीं होगा, बहुत से डर का माहौल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कोई भी डाउट हो आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।